हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे हम लोग तो पता चलेगा कि जो फॉर्मूलाज हम लोग कल पढ़े वो फॉर्मूला कितना दिमाग में बैठा है। ठीक है, तो चलो ये तो ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नोट डाउन करो। कैलकुलेट मोलालिटी मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड if the density of 20% mass by mass, ठीक है, 20% mass by mass aqueous potassium iodide is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग को मोलालिटी और मोलालिटी मोल फ्रैक्शन तीनों फार्मूला का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट देखो इन तीनों तो तीन टर्म्स जो भी निकालना है, मोलालिटी मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन, तीनों में कॉमन क्या है बताओ। व्हाट इज द कॉमन इन थ्री टर्म्स? नंबर ऑफ मोल्स। बहुत अच्छे, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ एकदम, मोल्स। तो सबसे पहले हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो अभी देखो क्या बोला है कि 20% वेट बाय वेट एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है 80 ग्राम। सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट है पोटेशियम आयोडाइड और सॉल्वेंट है तो एक्वस, एक्वस मतलब वाटर। तो अभी मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड मोल्स ऑफ वाटर, मोल कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला था? गिवन मास बाय मोलर मास। तो पोटेशियम आयोडाइड का गिवन मास 20 और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ऐड करो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कितना होगा? तो 166 166। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। और यहाँ पर क्या होता है देखो, गिवन मास है 80 और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का? 18। सर 18। तो इसको कैलकुलेट करो और जल्दी से बताओ मोल कितना आया।
पहला वाला आ रहा है 0.12, ठीक है, और ये 4.44 सबका आया। पहले मोल्स देख लो। मोल सबका सेम आया। आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमको क्या निकालना है देखो। चलो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों मोल आ गया ना तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इक्वल्स टू क्या होगा, मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड बाय मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड मोल्स ऑफ वाटर। दैट्स मीन 0.12 divided by 0.12 plus 4.44, और मोल्स ऑफ वाटर अगर हमको निकालना है तो वो हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो मोल्स ऑफ वाटर बाय मोल्स ऑफ टोटल मोल्स, तो ये बन जाएगा 4.44 बाय 0.12 प्लस 4.44, तो ये हो गया 0.12 बाई 4.56, तो 4.44 बाई 4.56। इसको कैलकुलेट करो जल्दी से। ये आ रहा है 0.026, ठीक है। और ये आएगा 0.97, ठीक है। ये 4.56 है, 4.56 है, ठीक है। तो देखो हम लोग अगर मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड निकाल चुके थे ना, तो मोल ऑफ वाटर ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। कल एक बार बताए थे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो वहां से हम लोग निकाल सकते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया था 0.026, ये राउंड अप किए, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.026। ये तो आंसर सेम ही होना चाहिए, ये शायद ये 98 के आसपास आएगा, ये मतलब राउंड अप किए हैं बस, इसीलिए जो डिफरेंस है, अदरवाइज मेरा आंसर पूरा सेम होता। हाँ, ये आ रहा है 0.974, तो ये भी 9733 चल रहा था, तो राउंड अप कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली पहले मोल निकाल लेंगे, दोनों का सॉल्यूट सॉल्वेंट का, फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकलेगा, फिर जाकर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे तो मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल दिया, या फिर 1 माइनस किसी एक को कर लो तो मेरा दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा।
इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, आई होप नोट डाउन हो चुका है सबका। कोई है जिसका नहीं हुआ है? चलो तो अब हम लोग निकालेंगे, तो डन। होते अब हम लोग निकाल लेंगे मोलालिटी। अब हम लोग निकाल लेंगे मोलालिटी। तो मोलालिटी का मतलब क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नहीं मोलालिटी पूछ रहे, रिटी रिटी है देखो, आर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम तो पता है कितना आया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ दिया, ये वाला ना, 0.12, 0.12, दिस इज माई मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम लोग प्लेस करेंगे यहाँ पर 0.12। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? डेंसिटी, हाँ डेंसिटी से वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम अगर करेंगे तो निकल जाएगा। उससे हम लोग जनरली मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। हाँ ठीक है, अगर डेंसिटी है तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा ना। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट मतलब वो 100 ही है बेसिकली। तो मेरा वॉल्यूम भी पता चल ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमें क्या पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितना था, 1.202, डेंसिटी हो गया 1.202। ये डेंसिटी किसका है, सॉल्यूशन का। ये मास किसका है, सॉल्यूशन का। ये वॉल्यूम भी किसका है, सॉल्यूशन का। ठीक है, अभी मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, कितना है मास ऑफ सॉल्यूशन, 100। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं है। चलो नहीं, वॉल्यूम भी तो 100 लेते ना, 20% तो एटलस सॉल्यूशन बता रहा है। 20% जो मेरा एटलस सॉल्यूशन बता रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका तो वही मतलब है ना। ठीक है, 100 हो गया मेरा मास। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100/1.202। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा ये। शायद 99 या 98 ऐसा कुछ होना चाहिए। एक बार कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। कितना, 114, अच्छा 194, अच्छा 194 194। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 83.194। अब देखो डेंसिटी का यूनिट क्या था, डेंसिटी का यूनिट था ग्राम पर ml। देखो यहाँ पर डेंसिटी का यूनिट था ग्राम पर ml, और मास जो है, मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो ग्राम और ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा, ये ml, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली ये हो जाएगा मेरा ml। अब इसको अगर लीटर में लेते जाना है ना, हम तो क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट्स मीन 83.194 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया लीटर। तो यहाँ पर प्लेस कर दो 83.194 बाय 1000। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा क्या 0.12 इंटू 1000 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 83.194 हो जाएगा। 1000 मतलब हो गया 2 जीरो और 1 जीरो, 120/83, देखो कितना हो रहा है, 120 हो जा रहा है ऊपर, और नीचे हो जा रहा है 83.194। देन राउंड ऑफ करते इस तो 83.2 भी ले सकते हैं। कितना हो रहा है देखो, 120/83, 83.2, हाँ 83.2 ले सकते हो इसको, 1.44 समथिंग, ठीक है। तो इतना मोलारिटी होगा मेरा आंसर। इतना मोलारिटी होगा मेरा आंसर, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? चलो यहाँ पर हम तो जो मास निकालना था, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, वो गिवन नहीं था, ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो देखना क्वेश्चन में तभी तो बाद ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है इसको भी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको भी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, फिर जाकर हम लोग कहीं उसको प्लेस करते हैं, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, एक बार पूछ लो, ठीक है, अदर्स, ठीक है, ठीक है, नोट डाउन हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोलालिटी, मोलारिटी हुआ, मोल फ्रैक्शन हुआ, मोलालिटी। मोलालिटी का सिंबल स्मॉल m, ठीक है। डेफिनेशन क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकला था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ कितना प्लेस किए, 0.12, 0.1 हाँ, तो 0.12 हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो by मास ऑफ, 80 ग्राम हाँ 80 ग्राम है, उसको तेजी में कन्वर्ट करना है ना, by 1000 हाँ 80/1000, तो ये हो जाएगा 1000 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 120/80, 0 0 कैंसल आउट, 1.5 होना चाहिए, 1.5 मोलर, ठीक ना, 0 0 कैंसल आउट, 4 से 2 पर 3, 3/2 मतलब 1.5 मोलर। किसी तो डाउट है तो पूछ सकते हो, देख लो वापस से, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, ओके ओके। चलो हम लोग इसमें मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलारिटी तीनों कैलकुलेट कर लिए।
अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आधे बोले सबका हो दिया, ठीक है। किसी का नहीं होगा तो वो फिर हमको बोलना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट नॉर्मलिटी and molarity of aqueous oxalic acid solution in which 0.63 gram of oxalic acid is present in 250 ml of solution। सबसे पहले नॉर्मलिटी निकालो। अच्छा चलो पहले मोलारिटी निकालो, मोलारिटी निकालो पहले, पहले मोलारिटी निकालो, एम निकालो। मोलारिटी कैसे निकलेगा? मोलारिटी, हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है देखो, सॉल्यूट इज ऑक्सैलिक एसिड। अब मोल्स अगर हमको निकालना है तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला जानना जरूरी है। फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला किसको पता है? सर CH3 CO CH3COO, CH3CO वो एसिटिक एसिड का So फॉर्मूला है, C2H2O4. C2H2O4। CH3COOH जो बोले दैट इज एसिटिक एसिड, C2H2O4 dot 2H2O, this is the formula of oxalic acid। two molecules of वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अगर हम लोग इस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को छोड़ देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर मास गलत आएगा, पूरा आंसर गलत आ जाएगा। इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा बनता है, लाइक दिस, COOH इसके साथ OH COOH बॉन्डेड होता है, और यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये ब्रैकेट के बाद। अब ये स्ट्रक्चर हम बता दिए ताकि तुम लोग तो नॉर्मलिटी निकालने के टाइम स्ट्रक्चर देखकर तुम लोग कुछ भी कैलकुलेट करो दे। तभी चलो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो जल्दी से, कितना हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो रहा है देखो, ऐड करो सारे एलिमेंट। 122. 122, और एक बार काउंट करो,
नहीं सॉरी, So 126. हाँ 126 होगा। वन 126 होता है। अब कैलकुलेट करो जल्दी से, मोलारिटी बताओ कितना आया। ये होगा 126, कार्बन का हो गया 12 × 2, ठीक है 126 होता है इसका। सबका आया 126। Yes, sir. चलो तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, देखो 0.63, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 126 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250, लीटर में ले जाने के लिए 1000, तो ये कितना हो गया 0.63/126 इंटू 1000/250, तो बेसिकली ये हो गया 4 और 0.3 by 126 equals 5,000. कितना 0. 0.60 divided by 126 equals to 5,000. अच्छा एक सेकेंड, इसको हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर इसको इससे काटो 2/100, दैट इज हो जाएगा 0.0 हाँ 0.02 मोलर ये आ रहा है। सब तो आया थी नहीं, एक बार देख लो। Yes, sir. सब तो बना, ठीक है ठीक है। अब चलो नॉर्मलिटी कैलकुलेट करो। तो देखो नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय जेड फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 126। अब बताओ जेड फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर कितना होगा ऑक्सैलिक एसिड के लिए 2। एसिड है और यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ सॉल्यूशन में बाहर आता है, ये भी और ये भी, तो जेड फैक्टर हो जाएगा मेरा 2। तो ये कितना हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया मेरा 63। अब हम तो निकालना क्या था, अब हम तो निकालना था नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या था कि गिवन मास इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन मास कितना है 0.63, यही है ना। तो 0.63/63, तो बेसिकली ये हो जाएगा 1/100, दैट्स मीन 0.63
0 1। Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? Yes. ठीक है, अब नॉर्मलिटी हम लोग निकालेंगे। Number of gram equivalent of solid or solid. हाँ, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या हो गया? 0.01 0.0. बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट्स मीन 250 बाय 1000। 0.0. हाँ, तो 0.01 इंटू 1000 बाय 250, तो ये 250 से कट जाएगा 4 इंटू 0.01, 0.04 विल बी आंसर। इतने नॉर्मल। क्लियर है सबको? ठीक है, नोट डाउन करो। पहले तो हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, फिर हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फिर आ जाएगा मेरा नॉर्मलिटी। तब तक हुआ? डन? Yes, sir. अदर्स? अदर्स स्टूडेंट? वॉइस नहीं आया बाबरत। बाबरत, नमनदीप, श्रुति, डन? Done. ओके ओके ओके। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम लोग एक शॉर्ट टिप्स में करेंगे। अगर ये क्वेश्चन मान लो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहा है, ज्वाइंट में, नीट में, या इन फ्यूचर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हम लोग ने 3 लॉन्ग स्टेप में इसको कैलकुलेट किया, लेकिन अगर हमको मोलारिटी पता है, किसी भी सॉल्यूशन का मोलारिटी अगर पता है, तो नॉर्मलिटी निकालना बहुत ही इजी होता है। जस्ट 1 लाइन आंसर। क्या होता देखो, किसी भी सॉल्यूशन का जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू हमेशा मोलारिटी इनटू जेड फैक्टर होता है। इसको ऐसे याद रखना, n इक्वल्स टू m इंटू जेड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा तुम लोग को। नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू जेड फैक्टर। तो अभी तो सॉल्यूशन का मोलारिटी मेरा निकल चुका था, कितना निकला था? 0.02। तो 0.02 बैठा दिए। अब सॉल्यूट तो देखते हम तो पता चल रहा है ना, सॉल्यूट तो देखते तो पता चल रहा है मेरा जेड फैक्टर कितना होगा? 2। तो हम तो और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 बिठा दो, आ गया 0.04 नॉर्मल। तो हम लोग जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नॉर्मलिटी निकालेंगे, मोलारिटी अगर पता है, तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इतने लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग कैलकुलेशन तब होता है जब बोर्ड एग्जाम्स में हम लोग तो दिया हुआ रहता है 4 मार्क्स 3 मार्क्स, तब जाते हम लोग इतने सारे प्रोसेस से दिखाते हैं ताकि मार्क्स तैयारी करें। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे भी कर दिए बोर्ड में तो भी गलत नहीं है। अब बात यह है कि टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन का जो मैनुअल आता है ना, आंसर शीट का मैनुअल, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो 2 में 1 मिलेगा फुल, और लॉन्ग प्रोसेस से करोगे तो 3 में 3 मिलेगा। तब उसके ऊपर डिपेंड है कि वो तुमको फुल मार्क्स दे या फिर ना दे। लेकिन ज्वाइंट वगैरह में तो हम तो एमसीक्यू ट्रिक मानना है, तो हम लोग सिंपली शॉर्ट ट्रिक से वहां पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू जेड फैक्टर हमेशा। हमेशा ठीक है। तो हम लोगों ने कल जो फॉर्मूला पढ़ा आज उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब नॉर्मलिटी मोलारिटी मोलालिटी निकालने में अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे आज। ये हो गया सबका? ठीक है। तो न्यू टॉपिक है solubility। न्यू टॉपिक इज solubility। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे solubility of solid in liquid। ठीक है। अब बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हमको पढ़ना क्या है। हमको ये पता है कि मान लो हम लोगों ने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिए। अब क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग बाहर से कोई भी सब्सटेंसेस डिजॉल्व कर रहे, भले हम लोग इसमें सॉल्ट डिजॉल्व करें या फिर हम लोग इसमें शुगर डिजॉल्व करें। तो अभी हमको ये नॉर्मल लाइफ में जनरल लाइफ से तो ये पता है ना कि सॉल्ट और शुगर में पहले कौन डिजॉल्व हो जाएगा? शुगर शुगर और सॉल्ट। अच्छा वोट करते हैं, चलो कोई बोल रहे हो सॉल्ट, कोई बोल रहे हो सॉल्ट सॉल्ट। प्योर सॉल्ट। जितना सॉल्ट पानी में डालने के साथ साथ डिजॉल्व हो जाता है, हम तो स्टार करने तक ज्यादा जरूरत भी नहीं होता है। लेकिन शुगर को क्वाइट फ्यू सेकेंड्स के लिए भी हमको स्टार करना पड़ता है। ठीक। तो ये जो सॉलिड सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, जो सॉलिड सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो रहा है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग तो सबसे पहले वो फैक्टर्स पढ़ना है, बस सिर्फ वो फैक्टर्स पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर जो है दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोनों का नेचर पढ़ेंगे ना, इतना कैसे? ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी तो एक बात याद करो, जब लॉकडाउन नहीं था, जब स्कूल जाते थे 9 में 10 में, तो स्कूल में तो बहुत सारे बेंच था ना। हम लोग जाते 30 बेंच पे बैठते थे, जहाँ पर मेरा बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, हाँ या ना? स्कूल में जाते तो वहीं पर बैठते जहाँ फ्रेंड्स बैठा हुआ है। अब ऐसा थोड़ी है कि स्कूल के मेन डोर क्रॉस किए और तुमको देख कर अगर कोई तुमको जोरदार मारने पीटने लगा तो उसके साथ जाकर तो हम लोग बैठेंगे नहीं। तो हम लोग बैठते किसके साथ है? जिसके साथ फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, उन दोनों का तो थिंकिंग कैपेसिटी है या फिर थिंकिंग वे है, वो मैच करता है। वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक साथ होमवर्क बना ले, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। तो मतलब फ्रेंडशिप होता भी किसके बीच में है? अब जो तुमको देख कर डेली थप्पड़ मार रहा है वो तो तुम्हारा फ्रेंड हो नहीं सकता। ठीक है। तो फ्रेंडशिप होता भी उन लोगों के बीच में है जिनके साथ मेंटेलिटी का मैच हो जाए। मतलब हम जैसे सोच रहे वो भी वैसा ही सोच रहा है, हम जो कर रहे चलो ठीक है वो भी सपोर्ट कर रहे, तो एक मेंटेलिटी मैच होना चाहिए, तब ज्यादा फ्रेंडशिप होता है। तो हम जैसे हैं, अगर मेरा जैसा कोई पर्सन मिलेगा हम तभी ना उससे दोस्ती करेंगे। अब हम बोलेंगे हम साउथ में जाएंगे, वो बोलेगा नहीं हम नॉर्थ में जाएंगे, तो दोस्ती पॉसिबल नहीं है।
ठीक। ये तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए भी वैसा ही है। कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा वो डिपेंड कर रहा है दोनों का नेचर। जिन दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर आपस में मिल जाएगा, मतलब आपस में उन दोनों के बीच मनमुटाव नहीं रहेगा, उसमें वो सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजोल्व होगा। और जिस सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट का नेचर नहीं मिलेगा उसमें वो डिजोल्व नहीं होगा। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी मेरा आयोनित सॉल्यूट होता है, आयोनित सॉल्यूट, तो आयोनित सॉल्यूट किससे बना हुआ होता है? आयंस। तो आयोनित सॉल्यूट किसमें डिजोल्व होगा? आयोनित सॉल्वेंट में, जिसको बोला जाता है पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर और नॉन पोलर ये तो 11 में पढ़े थे, 11 छोड़ो, हम लोग 9 में भी पढ़े थे पोलर नॉन पोलर। पोलर किसको बोलते हैं? ए बी, A2, AC, ये तीनों में से पोलर कौन हो सकता है? सर AB एंड AC। ए बी एंड AC, बहुत अच्छी बात है। क्यों होगा ए बी एंड AC पोलर? तो दो डिफरेंट पोल्स होगा हाँ, दो एकदम एकदम सही, एकदम सही। मतलब दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग अलग है, तो दोनों में डाइपोल जनरेट हो सकता है। सपोज इसका प्लस तो इसका नेगेटिव, इसका माइनस तो इसका प्लस, ऐसे करके हो सकता है। इसमें क्या है, दोनों सेम एटम है, तो इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरा नॉन पोलर। और ए बी हो जाएगा पोलर, AC भी हो जाएगा पोलर। तो वैसा ही सॉल्वेंट जिसमें ये चार्ज सेपरेशन पॉसिबल है उसको बोला जाता है पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में आयोनिक सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, बिकॉज आयोनिक सॉल्यूट्स भी वो प्लस माइनस चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैटायंस एंड एनायंस। और अगर कहीं मेरे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें कौन डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब जनरली कोवैलेंट कंपाउंड वाला, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। सभी बात तो समझो, आयोनिक सॉल्यूट मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। कहीं कहीं एक्सेप्शन आ सकता है, लेकिन इन जनरल ये ट्रेंड फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आयोनिक सॉल्यूट का एग्जांपल क्या है? सॉल्ट। और पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल है वाटर, तो डिसॉल्व करेगा। लेकिन सॉल्ट को अगर हम लोग अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे तो नहीं करेगा, सॉल्ट को अगर केरोसिन में डिसॉल्व करेंगे तो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मान लो ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म इन बेंजीन, ये डिसॉल्व हो सकता है बिकॉज बेंजीन इज कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे अगर यहाँ पर लेंगे तो शुगर इन वाटर,
तो सुधर तो मेरा नॉन पोलर है ना, सुधर तो आयोनिक कंपाउंड नहीं है, सुधर तो वैलेंट कंपाउंड है, पर फिर भी ये वाटर में सॉल्युबल होता है। अब वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है तो ले लेता है। हालांकि सुधर तो अगर केरोसिन में डिजोल्व करेंगे तो भी डिजोल्व होगा, सुधर अगर अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे तो भी होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी तो समझ में आया। अब एक ओवरऑल टर्म याद रखना यहाँ पर, लाइट लाइट लाइट, ये बात याद रखना। जो जैसा होता है वो वैसा ही सब्सटेंसेस पसंद करता है। हम लोग जैसे होते हैं, हम लोग को भी फ्रेंड सर्कल अपना वैसा ही चाहिए। ठीक है, जब भी फैमिली गेट टुगेदर होता है, हम लोग जनरली जाने से अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि सीनियर्स का मेंटली जो थिंकिंग है हम लोग से थिंकिंग से मैच नहीं करेगा, तो फिर हम लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग का ग्रुप जहाँ पर गेट टुगेदर होता वहां पर जाएंगे, तो सारे फ्रेंड्स एक जैसे बात करेंगे, मस्ती मजाक होगा। ठीक है, तो लाइट लाइट लाइट, जो जैसा है वो वैसा ही पसंद करेगा। इसके लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूट अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, सॉल्यूट अगर पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। इसमें किसी तो डाउट है? ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। ये से कर दीजिए। होते हैं। चलो नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, किसी का अगर नहीं हुआ होगा तो वो फिर बोलना। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास 2 ग्लास ऑफ वाटर है, 2 ग्लास ऑफ मेरे पास ये वाटर है, जिसमें से दिस इज कोल्ड वाटर एंड दिस इज हॉट वाटर। अभी हम लोग इसमें बाहर से शुगर को ऐड कर रहे हैं। अभी बताओ कौन सा ग्लास या कौन सा जार में शुगर जल्दी डिजोल्व सर होगा? हॉट वाटर, हॉट वाटर। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोर दी, हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं मोर द टेम्परेचर, और हीट भी बोल सकते हैं, मोर द टेम्परेचर और हीट, मोर विल बी द solubility, more will be the solubility of solid in liquid, more will be the solubility of solid in liquid। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन पता है? और इस बार बोलो, नहीं समझ में आया। हाँ, कहीं कहीं वही आंसर है। मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो एक बात घर में हम लोग भी नोटिस किए होंगे। मान लो एक गिलास में 5 स्पून ऑफ शुगर डाल दिए, ठीक है, 5 स्पून ऑफ शुगर डाल दिए, वो डालने के साथ डिजोल्व हो दिया या हमको स्टार करना पड़ता है? सर स्टार करना पड़ता है। तो बात तो समझो, स्टार क्यों करना पड़ता है?
हम तो पता है, तो ये जो वाटर है, वाटर में इंटरमोलिकुलर फ्री स्पेस है, उसी फ्री स्पेस में जाकर वो शुगर बैठ रहा है, ठीक। अब जब शुगर डाल दिए ना सारा, तो सारा शुगर कहाँ चला दिया, नीचे चला दिया। तो नीचे वाला जो वाटर है उसका फ्री स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, ऊपर वाला वाटर अभी भी ऑक्युपाई नहीं हुआ है, इसीलिए शुगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है। अब जब हम लोग स्टार करते हैं तो क्या हो रहा है कि ऊपर वाला वाटर और नीचे वाला वाटर आपस में मूव कर रहा है, तो शुगर क्या कर रहा है, सारे वाटर का फ्री स्पेस तक पहुंच पा रहा है, तब जाते वो डिजॉल्व हो रहा है। यही काम टेम्परेचर कर देता है। टेम्परेचर डालने से क्या होता है कि वाटर का और मॉलिक्यूल्स का दोनों का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, मॉलिक्यूल्स जल्दी से मूव करने लगता है रैंडमली, और उस मूवमेंट के लिए वो सारे वाटर्स का फ्री स्पेस तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसीलिए सॉल्युबिलिटी भी मेरा इंक्रीज हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट, मतलब थर्ड फैक्टर, प्रेशर। थर्ड फैक्टर बोल रहा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये सब किसके लिए पढ़ रहे, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, इसके लिए सॉलिड इन लिक्विड के लिए। तो देखो सॉलिड तो लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए प्रेशर का क्या रोल है। अभी हम तो एक बात बताओ, हाँ, ये एक माउंटेन है और ये एक माउंटेन के बेस पे सी है। अब एक पर्सन यहाँ पर वाटर में, यहाँ पर वाटर में कुछ डिसॉल्व कर रहा है, सपोज मान लो वाटर में शुगर डिसॉल्व कर रहा है, और एक बार इस एकदम अंदर अंडर द सी जाकर, अंडर द सी जाकर वो वाटर में शुगर तो डिसॉल्व कर रहा है, तब शुगर जल्दी डिसॉल्व होगा माउंटेन में। माउंटेन में। सबसे पहले बताओ तो इस वाले जो पोजीशन है इसको बोल दिए पोजीशन ए, और एकदम अंडर द सी जो पोजीशन है दैट इज बी। कौन से पोजीशन में प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो बी। बी, ठीक है। हम लोग जितने अंडर द सी जाते हैं प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है। तो कहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, ए में या बी में, तो ए। ए, अच्छा। बाकी स्टूडेंट्स तो क्या लगता है कहाँ पर ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा, बी। बी, अच्छा। बाकी नमनदीप, श्रुति, तो दोनों में सेम सॉल्युबिलिटी। दोनों में सेम सॉल्युबिलिटी होगा। चलो तीनों हम आंसर हमको मिल गया। ए में भी सॉल, तो कोई बोल रहा है ए में ज्यादा सॉल्युबल है, कोई बोल रहा है बी में मोर सॉल्युबल है, कोई बोल रहा है दोनों में सेम सॉल्युबिलिटी है, और एक जन बच्चे हो वो बोल दे किसी में सॉल्युबल ही नहीं है। तो चालू ऑप्शन हो गया। देखो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ए और बी दोनों जगह पर वो सेम वे में सॉल्युबल होगा। क्यों सॉल्युबल होगा, बिकॉज प्रेशर हैज no effect on the solubility of solid in liquid। जब हम लोग सॉलिड तो लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे ना, सॉलिड तो सॉलिड पे सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये मान लो एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो सॉलिड्स तो अगर हम लोग इधर से प्रेशर दिए इधर से प्रेशर दिए, ये क्या कंप्रेस हुआ, सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल और नॉन कंप्रेसिबल।
सर नॉन कंप्रेसिबल। नॉन कंप्रेसिबल। तो सॉलिड तो हम लोग जितने भी प्रेशर देंगे ना वो अपना साइज चेंज नहीं करता है, वो कंप्रेस नहीं होता है। इसीलिए सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। बिकॉज प्रेशर का रोल क्या है, प्रेशर का रोल है मॉलिक्यूल्स तो पास लाना, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो डिक्रीज करना। लेकिन सॉलिड के ऊपर जितने भी प्रेशर दो वो अपना शेप रिजिड रखता है। हाथ के सामने बुक्स या टेबल पर आए, पेन पर आए, पेंसिल पर आए, उसके ऊपर प्रेशर दो, जितना भी प्रेशर दो देखो वो कंप्रेस नहीं होगा। तो ये सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, दैट्स व्हाई प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। गैसियस और लिक्विड का सॉल्युबिलिटी अलग होता है। गैसियस का ही लिक्विड में वो उस पे प्रेशर का इफेक्ट रहेगा, लेकिन सॉलिड पे नहीं रहेगा। बिकॉज जो रीजन है, बिकॉज सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, बिकॉज सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। आया बात समझ में? हम लोग जितने भी प्रेशर अप्लाई, जितना भी प्रेशर अप्लाई कर देंगे, सॉलिड का सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड चेंज नहीं होगा। हाई प्रेशर में वो जैसा है, लो प्रेशर में भी वो वैसा ही रहेगा। चलो नोट डाउन हो गया? यस सर। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ gaseous substance in liquid, solubility of gaseous substance in liquid। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज effect of टेम्परेचर। अभी देखो गैसियस सब्सटेंसेस तो हमको लिक्विड में डिसॉल्व करना है, बात को समझो अच्छे से। ये रहा लिक्विड, और कोई भी एक गैसियस मॉलिक्यूल्स अगर ले रहे, सपोज सपोज इस जार में मेरा गैसियस सब्सटेंस है, कौन सा गैस है? ए गैस है। तो अभी बताओ ये अंदर में जो ए एटम्स है, ए एटम्स अंदर में क्या एक दूसरे से एकदम पास पास रहेंगे या एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे? दूर रहते हैं, क्योंकि गैसियस में हम तो पता है मॉलिक्यूल्स आर फॉल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो जनरली गैसियस सब्सटेंसेस का जो मूव करने का प्रॉपर्टी होता है रैंडमनेस, वो क्या होता है? हाई। तो अगर हम लोग इस गैसियस सब्सटेंसेस को हीट सप्लाई कर देंगे, वो पहले से ही उसका रैंडमनेस बहुत हाई है, उसको हम लोग और हीट दे दिए, तो वो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे या और भी दूर चले जाएंगे? तो और भी दूर चले। और भी दूर चला जाएगा। अब बात तो समझो, सॉल्यूबल होना मतलब क्या? सॉल्यूबल होने का मतलब पास आना या दूर जाना? पास आना। साले से साले गैसियस इस लिक्विड में आ जा रहे हैं, मतलब क्या वो मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड में एक दूसरे से पास आ रहे हैं। लेकिन जब हम लोग डिसॉल्व करने जा रहे और उस टाइम पे अगर हम लोग टेम्परेचर तो बढ़ा दिए, तो वो गैसियस क्या होता है, डिसॉल्व होने के जगह पे क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर में गैसियस मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस इंक्रीज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दिया, तो गैसियस सब्सटेंसेस का सॉल्युबिलिटी भी मेरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। आया बात समझ में? किसी को डाउट है?
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी of gas in liquid will decrease with increase in टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैसियस सब्सटेंसेस डिजॉल्व होने तो जैसा वो बाहर आ जाते हैं। ऑब्जर्व ये हो गए, हम लोग जब वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें से गैसियस सब्सटेंसेस बाहर आ जाते हैं ना, Yes, sir. वाटर भी वाटर वेपर बनते बाहर आ जाता है। लेकिन जब हम लोग उसको कूल डाउन कर देते हैं तो वापस से ही वो वाटर वेपर फिर से वाटर बन जाता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोग अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसियस सब्सटेंसेस का सॉल्युबिलिटी घट जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, अगर हम लोग टेम्परेचर डाउन करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी मेरा लेकिन बढ़ जाएगा। अब सेकेंड इफेक्ट जो है, सेकेंड इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है ये हम तो पता है, ये तो प्रेशर का काम क्या बोले, प्रेशर का काम हुआ कि गैसियस सब्सटेंसेस को कंप्रेस करना। ये रहा मेरा गैसियस सब्सटेंस एक जार में है, इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई कर दिए तो क्या होता है, जार में वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो प्रेशर डालने पर गैसियस सब्सटेंसेस कंप्रेस हो रहा है। तो जब हम लोग वाटर में, जब हम लोग वाटर में गैसियस सब्सटेंसेस तो डिजॉल्व कर रहे होंगे, इसमें जब हम लोग गैसियस सब्सटेंसेस तो डिजॉल्व कर रहे हैं बाहर से, और ऑन सेम टाइम अगर हम लोग इसी के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिए तो क्या होगा, ये गैस और भी जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैसियस एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी, ग्रीन दिखाई दे रहा है या कलर चेंज कर दें? तो दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस इन लिक्विड increases with increase in प्रेशर। हम लोग जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना गैसियस सब्सटेंसेस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना सॉल्युबिलिटी घटेगा, किसका? गैसियस के लिए, ठीक है, गैसियस के लिए। सर कोल्ड ड्रिंक्स में भी ऐसे प्रेशर से CO2 मिक्स करते हैं। हाँ एकदम, जितना अच्छे से, जब भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं उसको ओपन करने से पहले क्या बोलते हैं कि उसको सेक नहीं करना है, आराम से धीरे से उसको ओपन करना है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर में वो डिजॉल्व रहता है। जैसे ही ओपन कर दिए, अंदर का प्रेशर हाई था, बाहर का प्रेशर लो था,
तो वो सारा का सारा गैसियस सब्सटेंसेस बाहर आ गया। ठीक है, और इवन ये भी देख सकते हो, टेम्परेचर वाला इफेक्ट भी दे सकते हो। जब वो कोल्ड ड्रिंक्स फ्रिज में रहता है तो फ्रिज में वो कोल्ड कंडीशन में है, लेकिन जब हम लोग उस सब्सटेंस कोल्ड ड्रिंक्स को बाहर रख देते हैं तो देखना वो टेस्ट नहीं मिलता है। मतलब जो फ्रिज में रखने से जो हम तो एक चोटीन स्मेल वाला टेस्ट मिलता है ना, वो हम तो बाहर रखने से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो फ्रिज से ज्यादा है, तो वो जो भी गैस डिजोल्व था वो गैसियस सब्सटेंसेस बाहर आ जा रहा है। तो वो गैसियस सब्सटेंसेस बाहर आ जाने से क्या हो रहा है, जो मेरा टेस्ट था वो टेस्ट मेरा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, वो टेस्ट मेरा खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो वो टेस्ट मेरा खत्म हो जा रहा है, बस इसीलिए इसीलिए हम लोग वहां पर मतलब बाहर नहीं रखते। समझ में आया? चलिए, अब इस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में ये प्रेशर वाला जो टर्म है, इससे रिगार्डिंग हमको एक लॉ पढ़ना है 12th का, दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। ठीक, यहां तक नोट डाउन हो चुका है सबका? कोई है जिसका नहीं हुआ? solubility of liquid in liquid सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड हम लोग तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन पोलर लिक्विड मतलब पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर में डिजोल्व होगा, पोलर नॉन पोलर में नहीं होगा। बस इतना ही याद रखना है। मतलब जो मेरा पोलर सॉल्वेंट है वो डिजोल्व होगा इन पोलर सॉल्वेंट, और जो नॉन पोलर है वो डिजोल्व होगा नॉन पोलर में। जैसे कि मान लो हम लोग एल्कोहल्स को वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं, होता है ना? हायर मॉलिक्यूलर मास वाला एल्कोहल नहीं, हायर मॉलिक्यूलर मास वाला एल्कोहल नहीं, लोअर मॉलिक्यूलर मास। जब हम लोग 12th और एल्कोहल चैप्टर आएंगे तब वापस से पढ़ेंगे। अभी तो याद रहे तो वो इथानॉल, उसको एग्जांपल ले लो, जो ड्रिंक पिया जाता है, जो सैनिटाइजर्स में है। ठीक है, तो उसको वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन ऑयल तो अगर वाटर में डिजोल्व होता है क्या? ऑयल दो अलग अलग लेयर फॉर्म हो जाता है ना। ये अगर ऑयल का है तो वाटर का है तो ये हो जाएगा ऑयल का, दो लेयर फॉर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो है, वाटर मेरा पोलर सॉल्वेंट है, और ऑयल जो है वो मेरा क्या है? नॉन पोलर। लेकिन वही ऑयल को तुम लोग बेंजीन में डालो, ईथर में डालो, तो वो सॉल्युबल हो सकता है। तो जैसे वहां पर था, सर इथेनॉल भी तो नॉन पोलर। इथानॉल नॉन पोलर है, इथानॉल लेकिन स्लाइटली पोलर कैरेक्टर दिखाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्टेड है लास्ट वाला, वहां पर स्लाइटली पोलर कैरेक्टर दिखाता है, बस इसीलिए वो डिजोल्व होता है। इसीलिए बोले ना कि लोअर मॉलिक्यूलर मास वाला लेना है, लोअर मॉलिक्यूलर मास वाला लेना है, हायर वाला फिर से एक्सेप्शन शो कर देता है। ठीक है, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट काम आएगा, ये वाला लाइट वाला। पोलर सॉल्वेंट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व। चलो अब हम लोग करेंगे हेनरीज लॉ। सबके पास एनसीईआरटी है? यस ठीक है, चलो हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है? हेनरीज लॉ बोल रहा है कि हम लोग ने, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है कि हम लोग
वाटर लिए मतलब सॉल्वेंट लिए, उसमें हम लोग बाहर से सॉलिड तो सॉरी बाहर से गैसियस सब्सटेंस तो डिजोल्व कर रहे, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है। तो हेनरी बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ना क्या, सॉल्युबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि मोर अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व हो रहा है, हाँ या ना। सॉल्युबिलिटी Yes. बढ़ने का मतलब क्या, मोर अमाउंट में गैस डिजोल्व हो रहा है। पहले अगर दो ग्राम डिजोल्व हो रहा है तो अभी 5 ग्राम, पहले अगर 2 मोल है तो अभी 5 मोल। तो वही वो बोल रहे थे, जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना मेरा सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगा गैस का। मतलब क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस डिजोल्व होगा, ज्यादा से ज्यादा मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस मेरा डिजोल्व होगा। किसमें डिजोल्व होगा, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्या क्या मिलेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट भी मिलेगा और मोल ऑफ सॉल्वेंट भी मिलेगा। तो हेनरी वही बता रहा है कि जितना हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे उतना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो भी बढ़ेगा। जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना मेरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होगा और वो अल्टीमेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग हम लोग तो स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट एकदम कोट अनकोट यहाँ पर लिख कर रीड करना है। कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम एनसीईआरटी। सबके पास है एनसीईआरटी, चैप्टर में जाना सॉल्यूशन का जितना कहीं ना कहीं दिया होगा कि हेनरी स्लो ये बता रहा है कि जितना मेरा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रेशर मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो solubility of the gas in a liquid society equal to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. हाँ, यहाँ सॉल्युबिलिटी लेते बोला है ना, देखो और एक स्टेटमेंट होना चाहिए जहां पर मोल फ्रैक्शन लेते बोला होगा। Yes, sir. Mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas. हाँ एकदम सही, जो ये मोल फ्रैक्शन वाला दिया हुआ है। और कुछ लिखा है वहां पर, और कोई स्टेटमेंट। The partial pressure of the gas in the solution is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. हाँ ठीक है, कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। हम तो सिंपली वही जो मोल फ्रैक्शन वाला पोर्शन है उसको लिखना है कि जितना हम लोग गैस को डिजोल्व करेंगे उतने ज्यादा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होगा, जो अल्टीमेट मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को बढ़ाएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे, जो पार्शियल प्रेशर है ये प्रोपोर्शनल हुआ किसके साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस के साथ। तो इसको अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब ये कांस्टेंट किसके लिए आ रहा है, हेनरीज लॉ के लिए आ रहा है, इसलिए इसको लिखा जाता है KH। KH इंटू H, जहां पर ये P क्या हो गया, P हो गया मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। H हो गया मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यस। और KH हो गया हेनरीज कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट हमको वहां से लिखना है, ज्योति बोले थी जो मेरा पार्शियल प्रेशर होता गैसियस सब्सटेंसेस था वो जितना बढ़ेगा उतना मेरा मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। यहां तक किसी तो डाउट है,
Yes, sir. No, sir. ठीक है, अब हम लोग सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर देखेंगे, दैट इज ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। मतलब क्या, सिंपली तुम तो बोल रहे पी वर्सेस एच, ये ग्राफ ड्रॉ करो। तो ये ग्राफ कैसा होगा, किसी तो आइडिया है, और क्यों होगा हम तो बोल सकते हो। हाँ, अच्छा, देखो सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो आउट ऑफ ये दोनों टर्म कोई भी एक जाएगा एक्स एक्सिस में और कोई भी एक आएगा वाई एक्सिस में। तो सबसे पहले बोलो कि हम लोग एक्स एक्सिस में यहाँ पर किसको लिखेंगे, प्रेशर तो या फिर मोल फ्रैक्शन तो। क्यों? तो मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन देखो, ये क्या था, यहाँ पर हम लोग क्या बोले, हम लोग क्या बोले कि जितने प्रेशर डिजोल्व करेंगे, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा गैस डिजोल्व होगा, उतना मोल्स में डिजोल्व होगा, उतना मोल मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। अब जितना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा ना। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है कि मान लो इस कंटेनर में बहुत सारे गैसियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो हर एक गैसियस सब्सटेंसेस कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है टू द कंटेनर, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ये 11 में हम लोग पढ़े थे। तो ये पार्शियल प्रेशर कब बढ़ेगा, व्हेन दिस पार्शियल प्रेशर विल इंक्रीज ना, जब मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तभी वो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। तो बेसिकली जो मेरा इंडिपेंडेंट टर्म होता है, इंडिपेंडेंट टर्म वो जाता है एक्स एक्सिस में, और जो डिपेंडेंट है वो जाता है वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर आ गया मोल फ्रैक्शन और यहाँ पर आ गया पार्शियल प्रेशर। अब इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन है P इक्वल टू H इंटू एच, दैट इज बेसिकली Y इक्वल टू mh। ये इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं ना। ये इक्वेशन किसका होता है मैथमेटिक्स में, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का होता है ना, और एक होता है y इक्वल टू mh प्लस सी, ये भी होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये c था, इंटरसेप्ट था। तो यहाँ पर c 0 है, मतलब वो कहाँ से जाएगा, वो जाएगा यहाँ से ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन से वो स्ट्रेट लाइन पार करेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द origin, straight line passing through the origin। ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ।
समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। हेनरीज लॉ का कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं और आधे का टॉपिक भी पढ़ेंगे। तुम लोग का एक होमवर्क रहेगा कि इतना दूर तक तो रीड करना ही है अच्छे से, उसके साथ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ रीड करना है। थियोरी पोर्शन है, रीड करने पर समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा कोई भी पॉइंट तो वो हम नेक्स्ट क्लास में बताना, फिर हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन आई होप समझ में आना चाहिए कि हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है, सिर्फ जितना प्रेशर डालेंगे उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होता है। तो आई होप कि जितने भी पॉइंट्स है हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन, शायद 4 या 5 होगा, तो वो समझ में आ जाएगा। एक अगर ओवरव्यू दे दे, एक अगर ओवरव्यू दे दे तो क्या होगा। एक तो देखो, हम लोग जब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ इन करने में प्रॉब्लम होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि ऊपर में प्रेशर बहुत ही लो प्रेशर है, तो उस लो प्रेशर में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर सॉल्यूबल नहीं हो पाता है। इसीलिए तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिलेंडर लेते जाते हैं, जो सिलेंडर हाई प्रेशर में बॉडी के अंदर उस ऑक्सीजन को पुश कर रहा है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ है, जो बोल रखा है कि हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो ही डिसॉल्व होगा। फिर जाते अंडर द सी, अंडर द सी इतना दबाव होता है, प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उस टाइम पे अगर हम लोग वहां से ऊपर अगर जल्दी आता है, जो स्कूबा डाइविंग होते हैं वो देखना स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 ऊपर आता है। अगर एक बार में ऊपर आ गए तो क्या प्रॉब्लम होता है कि जब नीचे है, जब नीचे है तब हाई प्रेशर में है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है हाई प्रेशर में, ऊपर आने पर प्रेशर रिलीज हो गया, तो सारे का सारा ऑक्सीजन फिर क्या होगा, बाहर आने खोजेगा, और उस टाइम पे बॉडी में फिर प्रॉब्लम देने लगता है। फिर जाते ये तो मिलेगा तुमको सोडा वाटर वाला, जहाँ हाई प्रेशर में तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। यदि पूछे भी, शायद कोई नमनदीप या बाबला कोई पूछा था शायद। यस सर। हाँ, तो वो भी मेरा हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है। हो जाएगा यहाँ तक? ठीक है, आज तो क्लास में कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, श्योर ना, कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, चलो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हेनरीज लॉ का न्यूमेरिकल और कुछ आगे का टॉपिक फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, वेलकम।